काम बढ़ता जा रहा था, साथ ही परेशानियां भी। मज़दूर लगातार कम होते जा रहे थे और उसी अनुपात में ठेकेदारों के दिमाग भी बिगड़ते जा रहे थे। प्रशांत की परेशानियों का कोई अंत नहीं था। बंगले में टेलीफोन लग गया था। समीरा को दिन भर कुछ सूझता ही नहीं था कि क्या करे। वह तो जैसे सचमुच वीराने में आ पड़ी थी। प्रशांत को काम से कभी 2 क्षणों की फुर्सत मिलती तो वह समीरा को फ़ोन कर लेता। समी, क्या कर रही हो? बैठी हूँ, समीरा जवाब देती। इतने में ही कोई कर्मचारी कोई नई समस्या लेकर प्रशांत के पास आ पहुँचता। प्रशांत फ़ौरन कह उठता, कुछ अर्जेंट काम आ गया है समी, मैं फिर फ़ोन करूँगा। समीरा बुझे मन से फ़ोन रख देती। शाम को 5 बजते तो फ़ोन की घंटी फिर बज उठती। उधर से प्रशांत की आवाज़ आती, उसी पहले के से सुर में वही बात। समी, क्या कर रही हो? बैठी हूँ, समीरा का वही जवाब। मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा, फिर वही बात। उसी तरह दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, वही फ़ोन की घंटी और वही बात। समी, क्या कर रही हो? बैठी हूँ, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा, फिर वही बात। उसी तरह 50वां दिन फ़ोन की घंटी बजी। समीरा खामोशी से बैठी उस घंटी की आवाज़ को सुनती रही। फिर वह पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। घंटी बजती रही। समीरा खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर बंद हो गई। 3 घंटों के बाद फ़ोन की घंटी फिर बजी। बेमन से आकर समीरा ने रिसीवर उठा लिया। इसके पहले कि दूसरी ओर से प्रशांत कुछ कहे, वह मशीन की तरह बोल उठी, बैठी हूँ। अच्छा। उधर प्रशांत फ़ोन को हाथ में उठाए उठाए ओवरसियर को कुछ बताने लगा था कि इधर से फ़ोन बंद हो गया। प्रशांत उलझ सा गया। उसने फिर नंबर मिलाया। समीरा ने रिसीवर उठाया तो एकदम बोला, क्यों समी, क्या बात है? तुमने फ़ोन उठाकर रख दिया? कहाँ? मैंने कहा तो था बैठी हूँ। तुमने कहा था 7 बजे तक आ जाओगे। मैंने कहा था। अच्छा। सुनते ही प्रशांत का मुंह उतर गया। उसने सामने पड़े कागज़ परे सरका दिए कि ठीक से बात कर सके। सारी समी, मैं सुन नहीं पाया था। दोपहर को भी मैंने फ़ोन किया था, घंटी बजती रही। मैं सो रही थी। अच्छा, खाना खाया? हाँ। देन इट्स ऑल राइट। तुम्हारे लिए काफ़ी भिजवा दूँ? ओह, दैट्स वंडरफुल। मैं चपरासी को भेजता हूँ। काफ़ी बनाकर समीरा नकुल के लाए थर्मस को बड़ी देर तक यूं ही देखती रही। शायद उसे नकुल की कही बात याद आ गई थी। फिर उसने उसमें काफ़ी भर दी। चपरासी आया तो थर्मस उसे थमा दिया। साथ में सैंडविच का पैकेट भी दे दिया। फिर बहुत बेमन से उसने डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेट सरकाई और बहुत धीरे धीरे 2-1 कौर खाकर उठ गई। शाम को प्रशांत के लौटने में देर हुई। समीरा इंस्पेक्शन बंगले की रेलिंग से लगी आसपास घिरते अंधेरे को ताकती रही। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो अपने बंगले में आकर बाल संवारने लगी। फिर भी घड़ी सिर्फ 15 मिनट आगे सरकी और कोई आहट नहीं हुई तो उसने अपने बाल खोलकर उन्हें फिर से छितरा लिया। तभी प्रशांत की जीप आई। समीरा धीमे से उठकर बरामदे में आ गई। प्रशांत ने उसकी ओर देखा। फीकी सी थकी हुई मुस्कान मुस्कुराया तो समीरा का मन पिघल गया। सचमुच प्रशांत कितना काम करता है। साइट से थका हुआ घर लौटता है तो कितना मासूम लगता है। अर्दली जीप से सामान उतारने लगा। अखबारों में लिपटे कई पैकेट थे। एक बोतल में शहद था। समीरा पैकेटों को बरामदे में ही पड़ी मेज पर रखती रही। आखिर में अर्दली ने काठ का एक बक्सा उतार कर रख दिया। उसमें प्रशांत के नक्शे थे। क्या है इसमें? समीरा ने पैकेटों की तरफ इशारा करते हुए पूछा तो प्रशांत ने चाहते हुए कहा, देखना, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं घर सजाने के लिए। ओवरसियर बाबू भी नकुल के साथ गए थे आदिवासियों के गांव में, वही लाए हैं। नकुल ने भेजी हैं।
नहीं, नकुल ने तो सिर्फ शहद भेजा है, ये सब तो ओवरसियर बाबू लाए हैं। समीरा ने एक एक करके सारे पैकेट खोल डाले। आदिवासियों के कलामय हाथों से तैयार हुए आदिवासी चेहरे और लकड़ी की मूर्तियाँ उसके सामने थीं। वह ठगी सी खड़ी उन्हें देखती रह गई। फिर एक काष्ठ मूर्ति को हाथ में उठाते हुए बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है। मैं जानता था तुम्हें ये मूर्तियाँ और मास्क बहुत पसंद आएंगे। चलो, घर में कुछ चेहरे तो और आ गए। समीरा ने व्यंग्य, प्यार और प्रशंसा के मिले जुले स्वर में कहा तो प्रशांत कुछ भी कहने के बजाय चुपचाप मुस्कुरा दिया। ओवरसियर बाबू को धन्यवाद जरूर दे देना, समीरा ने कहा और सारे सामान को वहीं पर छोड़ खाना लगाने के लिए भीतर बढ़ गई। खाने के फौरन बाद ही समीरा कमर में आंचल खोसे, हाथ में कीलें और हथौड़ी लिए उन मुखौटों को सजाने के लिए दीवारों पर जगह खोजने लगी। प्रशांत अभी खाने की मेज पर ही बैठा था। दांत कुरेदता हुआ बोला, इतनी उतावली क्या है, सुबह लगा लेना। समीरा ने बिल्कुल किसी उत्सुक बच्ची की तरह जवाब दिया, नहीं, हम तो अभी लगाएंगे, ज़रा मदद करो ना। समीरा की उस उतावली को देखकर प्रशांत मदद के लिए मेज से उठ आया। वह अपनी राय देने लगा, यह मास्क यहाँ लगाओ, यह वाला वहाँ, यह मूर्ति वहाँ उस कोने में रखो और यह। समीरा तुनक गई, बोली, तुम मुझे तय करने दो, इतना बड़ा बंगला है, इसमें रहना मुझे पड़ता है। तुम तो सिर्फ आते जाते हो, जहाँ जहाँ मेरा मन होगा वहाँ वहाँ लगाऊंगी। और उसने अपने हिसाब से जगहों का चुनाव शुरू किया। कुछ सोचकर बोली, जब तुम साइट पर चले जाते हो तो मैं इस लंबे गलियारे में लौटती हूँ, तब यहाँ बहुत अकेलापन लगता है, इसलिए एक मूर्ति यहाँ रहेगी। फिर दोपहर में उत्तर वाला कमरा ठंडा रहता है, उसमें बैठती हूँ, एक मास्क वहाँ, और हाल में यह बड़ी वाली मूर्ति सजा दो। प्रशांत बोला तो समीरा फिर तुनक गई, तुम्हें मालूम ही क्या है, हाल में मैं कभी बैठती ही नहीं। अरे कोई आता है जाता है, वहाँ बहुत जचेगी। मैं घर अपने लिए चाहती हूँ, दूसरों के देखने के लिए नहीं, समीरा ने कहा और एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, ये तीसरी उधर पश्चिम वाले बरामदे में रहेगी, जहाँ मेरी शामें बीतती हैं, तुम्हारे इंतज़ार और सूरज को डूबते देखने में। जब सूरज डूब जाता है और तुम नहीं आते तो सूनापन बहुत काटता है। ओह समी, दीवार पर कील ठोंकते हुए प्रशांत ने हाथ रोककर समीरा के कंधे पर रख दिया। तुम तो जानती हो मैं खुद कितना महसूस करता हूँ कि तुम अकेली होगी, पर तुम्हें दोष थोड़े ही दे रही हूँ, काम तो काम है। कहते हुए समीरा ने एक मूर्ति उसकी ओर बढ़ा दी, लो लगाओ। प्रशांत ने कील ठोंककर उस मूर्ति को दीवार पर अटका दिया। बेडरूम के लिए समीरा ने एक मुखौटा चुना था, आदिवासी चेहरा, आबनूस की तरह काला। डबल बेड के ऊपर दीवार के बीचों बीच उसे लगाकर वह निश्चिंत हो गई। प्रशांत बहुत खुश था। समीरा का मन कुछ तो हल्का हुआ। बिस्तर पर बैठते हुए और ज़रा हवा लेते हुए बोला, एक बात है समी, इस नौकरी में दूर दराज इलाकों में ज़रूर जाना पड़ता है, पर लोगों का प्यार बहुत मिलता है, सब चीज़ों की सुविधा रहती है। ठेकेदार लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई तकलीफ़ न होने पाए। तभी समीरा ने कहा, हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, यह चादर और इसके साथ 3 चादरें और भी दे गया है तुम्हारा वह ठेकेदार जो राशन सप्लाई करता है। बताने लगा, अपने घर की हैं मेम साहब, भिवंडी में हमारा पावरलूम है, हम ये चादरें बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं। मैंने पैसे देने की बहुत कोशिश की पर उसने लिए ही नहीं। मैंने ख्याल ही नहीं किया। हाथ से चादर को टटोलकर उसकी बुनाई को प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए प्रशांत ने कहा, बड़ा खूबसूरत पैटर्न है, यहाँ के लोग बड़े कारीगर हैं, इनके हाथों में कमाल का हुनर है। समीरा भीतर गई और शेष 3 चादरें भी उठा लाई। खोल कर दिखाते हुए बोली, ये देखो, ये और भी खूबसूरत हैं। दूसरे दिन सवेरे खजांची बाबू आ गए, साथ में एक मज़दूर था। आते ही खजांची बाबू ने साहब और मेम साहब को सलाम ठोका और मज़दूर को इशारा किया।
मज़दूर ने अपनी चादर की गठरी से कच्चे जंगली आम वहीं फर्श पर बिखेर दिए। अरे इतने आम! समीरा हैरान थी। हम इनका क्या करेंगे? अचार डालिए, सुखाइए, अमचूर बनाइए, खजांची बाबू ने कहा। पर बनाएगा कौन? मज़दूरों की बस्ती में इतनी औरतें हैं, जितनी कहिए भिजवा दूं। खजांची बाबू के पास जैसे हर समस्या का हल मौजूद था। प्रशांत ने पर्स से पैसे निकालकर मज़दूर को देने चाहे तो खजांची बाबू बोले, अरे साहब, पैसे किस बात के? ये तो कुदरत ने पैदा किए हैं। इस भाई को एक पेड़ पर चढ़ा दिया था, बस यही मुश्किल है। समीरा बोली, कोई पैसे ही नहीं लेता। प्रशांत, न हो तो तुम उस ठेकेदार को चादरों के पैसे दे देना। मुझसे तो उसने लिए नहीं, यह अच्छा नहीं लगता। पैसे ले लेता तो मैं सब कमरों के लिए नए पर्दे भी मंगवा लेती। हैंडलूम के पर्दे खूबसूरत भी होते हैं और मजबूत भी। यही तो मुश्किल है, प्रशांत ने कहा। वह पैसे लेगा नहीं। तुम कभी बम्बई जाओ तो पर्दे खरीद लाना। मैं जाता हूँ तो वक्त ही नहीं मिलता। खजांची बाबू ने दोनों को देखा। पता नहीं तुम्हें फुर्सत कब मिलेगी। समीरा थोड़ा सा तुनकी। पूरी ज़िंदगी काम में ही निकल जाएगी और क्या। खजांची बाबू ने अपना नज़रिया पेश कर दिया। एक बात कहूँ मेम साहब, हर आदमी काम काम चिल्लाता है, वक्त की कमी की शिकायत करता है, पर असल में देखिए तो पूरी ज़िंदगी में वह 10 साल से ज़्यादा काम नहीं करता। वह कैसे? मान लीजिए आदमी की औसत उम्र है 60 बरस। 60 में से सीधे सीधे 22-25 तो वह डिग्री हासिल करने और काम की तलाश में लगा देता है, यानी हाथ में बचे कुल 35 बरस। इन 35 वर्षों का हिसाब लगाइए। 35 इंटू 365 इंटू 24 इक्वल टू 3,06,360 घंटे। अब घटाना शुरू कीजिए। औसतन आदमी 8 घंटे रोज़ाना सोता है, 2 घंटे पूजा पाठ, नहाना, शेव करना, 1 घंटा रोज़ाना खाना पीना, 1 घंटा चाय पानी, 2 घंटे काम करने की जगह पहुंचने में, यानी 24 में से रोज़ाना करीब 14 घंटे दीगर कामों में जाते हैं। फिर बीमारी, त्यौहार, सफ़र, छुट्टियां, समस्याएं, इनका हिसाब लगाइए। साल में 2 महीने इन सब के लिए रख लीजिए, यानी 10 महीने इक्वल टू 300 दिन इंटू 24 घंटे माइनस 10 घंटे रोज़ाना। खजांची बाबू हिसाब समझाने लगे तो समीरा और प्रशांत दोनों ही घबरा गए। समीरा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा, आप सिर्फ जवाब बता दीजिए। नहीं नहीं, आप खुद हिसाब लगा कर देखिए। आदमी चीखता बहुत है, पर बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो उम्र भर में वह 8 बरस से ज़्यादा काम नहीं करता। मैथमेटिक्स प्रूव्स इट। आपकी दलीलें लाजवाब होती हैं खजांची साहब, समीरा ने कहा, एकदम अकाट्य। यह इस टॉमी की वजह से है मेम साहब। यह सिर्फ सुनता है। आदमी और कुत्ते में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आदमी कुत्ता हो सकता है, कुत्ता आदमी नहीं हो सकता। प्रशांत एकाएक हंस दिया, बोला, आमों के अलावा भी कुछ काम था? खजांची बाबू ने कामों की लंबी फहरिस्त पेश कर दी। देखते ही प्रशांत को चाय का ध्यान हो आया। समीरा से फरमाइश करता हुआ बोला, ज़रा नींबू शहद वाली चाय। समीरा उठकर चाय बनाने चली गई। जब तक समीरा चाय बनाकर लाई, खजांची बाबू जा चुके थे। चाय का कप प्रशांत की ओर बढ़ाते हुए बोली, यह तुमने कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है? प्रशांत उसकी ओर देखता रह गया। क्यों? एक से एक नमूने हैं। ये सब वे लोग हैं जो या तो घर बार से फारिग हो चुके हैं या वे जो घर बार से वाकिफ़ नहीं हुए हैं। ताज्जुब तो मुझे तुम पर होता है कि प्रशांत ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। ताज्जुब मुझे तुम पर भी होता है समीरा। लगता है जो कुछ मेरे चारों तरफ है उसमें तुम्हारी रुचि टूटती जा रही है, चाहे वह प्रकृति हो, काम हो या लोग। यह तो तुम ही बेहतर जानते होगे। समीरा ने बात बेहद उखड़ेपन से कही। प्रशांत ने चाय का घूंट भरा तो उसे लगा शहद में कुछ कसैलापन आ मिला है।